करे और किसी व्यवसाय के लिए उसको इस्तेमाल करे, न्यायपालिका इसको देखना चाहती है। ऐसे विषय का उत्तर देना है तो कोर्ट के सामने जाकर जवाब दीजिए। कोर्ट ने आपको समन किया है, सरकार ने तो आपको समन नहीं किया। Let Congress party explain today, was 2G a vendetta? Was the cold scam a vendetta? Was the Commonwealth a vendetta? So Rahul Gandhi, please defend yourself well in the trial. Give a clear indication. I will be prima facie found an excuse. I am the daughter-in-law of Mrs. Indira Gandhi. I am not scared of anybody. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुबह से पॉलिटिकल और पर्सनल वेंडेटा इतनी बार सुना कि सोचा कि शब्दकोश से वेंडेटा का बायोडेटा निकालना चाहिए। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वेंडेटा का मतलब है व्यक्ति या परिवार के बीच लंबे समय तक चलने वाली हिंसक बहस, जब एक गुट दूसरे गुट से अतीत के कुछ व्यतीत पलों का हिसाब लेने का प्रयास करता है। डिक्शनरी ने, शब्दकोश ने वाक्यों में समझाया है कि जो शिकार होता है वो खुद को पीड़ित की तरह पेश करता हुआ कहता है कि उसके खिलाफ वेंडेटा चलाया जा रहा है। बदला कई प्रकार का हो सकता है, मगर कुछ बदला जरा खूंखार हो जाता है। वेंडेटा उसी श्रेणी के प्रतिशोध का अंग्रेजी शब्द है जो अंग्रेजी में लैटिन से आया है और हिंदी में भी घुस गया है। एक ऑनलाइन डिक्शनरी ने तो वेंडेटा का मतलब समझाने के लिए कोर्सिका और इटली के दो परिवारों के बीच के झगड़े की मिसाल दी है। फ्रांस का वही कोर्सिका जिसके खूबसूरत सीन आपने तमाशा फिल्म में देखे होंगे, जहां रणबीर कपूर और दीपिका पहली बार टकराते हैं। तो शब्दकोश के अनुसार कोर्सिका और इटली का परिवार हर हत्या का हिसाब एक दूसरे के परिवार के सदस्यों को मारकर लेता था। इतनी खूबसूरत जगह का रिश्ता वेंडेटा से होगा जानकर मुझे निजी दुख पहुंचा है। विकिपीडिया के मुताबिक 1919 में ही वेंडेटा नाम से एक फिल्म बनी और बाद में कई फिल्में बनी। लगता है इस टाइटल पर किसी की कॉपीराइट नहीं है। वेंडेटा टाइटल से कई उपन्यास भी लिखे गए हैं। हम लोग बिहार में वेंडेटा बोलते हैं। सितंबर 2013 में जब सेना से रिटायर होने के बाद वीके सिंह ने रेवाड़ी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा किया था, तब सलमान खुर्शीद ने मंत्री के तौर पर बयान दिया कि सरकार उस रिपोर्ट पर विचार करेगी जिसने सेना में फंड के गलत इस्तेमाल की जांच की है। वीके सिंह ने कहा था कि यह सरकार का उनके खिलाफ वेंडेटा है क्योंकि उन्होंने बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के साथ मंच साझा किया है। जब सितंबर 2015 में इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी कि दो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर बनी डाक टिकट अब जारी नहीं होंगे, तब कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, सुरजेवाला ने, कि दो शहीद प्रधानमंत्रियों पर जारी डाक टिकट बंद करने से साफ हो गया कि प्रधानमंत्री की नफरत और उनकी सरकार का पर्सनल वेंडेटा चरम पर पहुंच गया है। नेशनल हेराल्ड का केस क्या पॉलिटिकल वेंडेटा है? यह केस जनवरी 2013 से चल रहा है। तब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, ना ही स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में थे। वे अगस्त 2013 में बीजेपी में आते हैं। हाल ही में स्वामी ने जब राहुल गांधी के कथित विदेशी नागरिकता का मामला उठाया तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनसे इस बयान को लेकर किनारा कर लिया। जिस स्वामी को बीजेपी नहीं समझ सकी, उन्हें कांग्रेस भी समझने का प्रयास कर रही है। 19 नवंबर को राहुल गांधी ने समझते हुए ये कहा, ये जो आप कचरा अपने कर्जों से मेरे ऊपर फेंकते हो, मेरे परिवार के ऊपर आप दालों से फेंकते हो, अब आप ऑपोजिशन में नहीं हो, अब आप सरकार में हो, चप्पल की छाती निकालो, Rediff.com पर अप्रैल 1999 का स्वामी का दिया एक बयान मिला जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी, जयललिता और मायावती को लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा कहा था। जयललिता प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक करीबी हैं, लेकिन स्वामी की उनसे भी दुश्मनी है। जयललिता ने उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे दायर कर रखे हैं। स्वामी खुलकर वित्त मंत्री जेटली की भी आलोचना करते हैं। मंगलवार को कपिल सिब्बल ने भी स्वामी को परिभाषित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को मुकदमे में फंसाने के लिए उन्हें बीजेपी ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। वे बीजेपी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने की जिम्मेदारी दी गई है। वे अपनी स्वामी की आवाज हैं, हिज मास्टर्स वॉइस हैं और उनके दम पर पिछले एक साल से बीजेपी कांग्रेस नेताओं को टारगेट कर रही है। सरकार के कई मंत्रियों और बीजेपी के सांसदों ने बार बार कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में जो कुछ हुआ है वो अदालत में हुआ है। जब कांग्रेस नहीं मानी तो बीजेपी के नेता केस के डिटेल पर आ गए। कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस
शिकायतकर्ता, यहां स्वामी समझिए, कांग्रेस शिकायतकर्ता की बात कर रही है, लेकिन आरोप क्या है इस पर नहीं बोल रही है। ये सीधा सीधा विश्वासघात का मामला बनता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी रीजन्ड ऑर्डर के बाद उन लोगों को समन किया था। हाईकोर्ट ने समन की चुनौती को खारिज कर दिया। ना इसमें कहीं दिल्ली पुलिस है, ना सीबीआई है, ये दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया, जिसका मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल के पास था। ध्यान से सुनिएगा, 2008 में 90 करोड़ के कर्ज के साथ यह अखबार बंद हो गया। 90 करोड़ का यह कर्ज कांग्रेस ने समय समय पर एजेएल को ब्याज मुक्त लोन के तौर पर दिया। एजेएल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, जिसके पास देश के कई शहरों में करोड़ों की अचल संपत्ति बताई जाती है। इस मामले में याचिका दायर करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक सारी गड़बड़ी इसके बाद ही शुरू होती है, जब नवंबर 2010 में एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी यंग इंडिया कंपनी बनाई जाती है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी 38% के हिस्सेदार बनते हैं। दिसंबर 2010 में यंग इंडियन ने 50 लाख रुपए में एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। एजेएल की 90 करोड़ की देनदारी के साथ साथ करोड़ों की अचल संपत्ति भी यंग इंडियन कंपनी के पास आ गई। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा के साथ मिलकर कांग्रेस और एजेएल को नुकसान पहुंचाने की आपराधिक साजिश बनाई। लेकिन सोनिया गांधी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की साजिश क्यों करेंगी? क्या सोनिया बीजेपी की मदद करना चाहती हैं? अगर सोनिया कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो बीजेपी नेता स्वामी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? बीजेपी एक तरफ कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती है, दूसरी तरफ बीजेपी के स्वामी कांग्रेस को नुकसान से बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। फिर तो बीजेपी को स्वामी पर आरोप लगाना चाहिए कि वे वित्त मंत्री ना बनाए जाने पर बीजेपी से वेंडेटा कर रहे हैं। ऐसा कुछ कर दे रहे हैं कि जीएसटी पास ही ना हो। खैर, हम बात कर रहे थे कि ये मामला है क्या, तो स्वामी जी के अनुसार एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए ही यंग इंडियन कंपनी YIL बनाई गई और हड़प लिया। इसके लिए 90 करोड़ के लोन को संदिग्ध तरीके से यंग इंडियन के पक्ष में इक्विटी शेयर में बदल दिया। इस प्रक्रिया में कांग्रेस के समर्थकों और एजेएल के शेयर होल्डरों के साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। आरोप यह लग रहे हैं कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, इस नाते वो किसी कंपनी यानी एजेएल को लोन कैसे दे सकती है, और क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी एजेएल को बेचते समय उसके शेयर धारकों की एजेएल को बेचते समय उसके शेयर धारकों की मंजूरी ली गई? इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने एक मामले में यह फैसला दिया है कि राजनीतिक पार्टी पैसे कमाने और खर्च करने के लिए स्वतंत्र है। चुनाव आयोग भी यह साफ कर चुका है कि राजनीतिक पार्टी के खर्चे को लेकर कोई नियम या कानून नहीं है। इस डील के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EGM बुलाई गई थी। उसमें यह फैसला लिया गया कि एजेएल को बेच दिया जाए और शेयर धारकों के 2/3 बहुमत से फैसले को मंजूरी दी गई। लिहाजा शेयर धारकों से मंजूरी नहीं लेने का आरोप गलत है। बड़ा आरोप यह भी है कि गांधी परिवार ने एजेएल की करीब 2000 करोड़ की संपत्ति मात्र 51 लाख रुपए देकर हड़प ली। सिब्बल का जवाब यह है कि यंग इंडियन कंपनी एक्ट के सेक्शन 25 के तहत बनी है, यानी ये चैरिटेबल कंपनी है जिसकी संपत्ति बेची भी जाएगी तो उसका हिस्सा शेयर धारकों को नहीं मिलेगा। तो यह आपराधिक मामला कैसे बना? इसी साल अगस्त में जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस बंद करने का फैसला किया, तो निदेशक राजन एस कटोच को पद से हटा दिया गया। अगले ही महीने नए निदेशक ने मामले को फिर से खोल दिया। कौन से निदेशक का जजमेंट सही है, यह तो अदालत से भी तय हो जाएगा। लेकिन सोमवार को जो याचिका रद्द हुई, उसे कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी। और लेकिन संसद में भिड़ने का तरीका क्या सही है? क्या कांग्रेस को कड़े सवालों का सामना सार्वजनिक रूप से और अदालत में नहीं करना चाहिए? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, संजय निरुपम है, प्रवक्ता कांग्रेस के, केटीएस तुलसी हैं, वो जो एडवोकेट हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, और के विक्रम राव हैं, आप राज्यसभा सांसद भी हैं केटीएस तुलसी जी। के विक्रम राव हैं, अध्यक्ष हैं इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, और के विक्रम राव के पिताजी नेशनल हेराल्ड के पहले संपादक भी थे। सुधांशु जी, पहले हिस्से में मेरा प्रयास ये रहेगा, गुजारिश है
कि जो बातें मैंने बताई उसे रिपीट ना करते हुए और मंशा की बात छोड़ते हुए अगर एक दो सवाल, बिंदु के कड़े सवाल अगर आप पूछ लें तो मैं चाहूंगा कि संजय निरुपम भी उसी एक सवाल पे जवाब दें, तुलसी जी भी उसी पे जवाब दें और विक्रम राव जी भी उसी पे जवाब दें, ताकि बारी बारी से कम हम दो तीन बिंदुओं पर चर्चा कर लें। दूसरे हिस्से में हम राजनीतिक पहलू पे चर्चा कर लेंगे वेंडेटा वाले मामले पे। तो सुधांशु जी आपकी बारी। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर विषय क्या है कि निर्णय पहले निचली अदालत ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है, फिर हाई कोर्ट ने दिया है। अभी तक उसने जांच एजेंसी भी तय नहीं की। अभी तो हाई कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर रहा है विचारार्थ। अब वो ईडी को जाएगा, सीबीआई को जाएगा, दिल्ली पुलिस जांच करेगी। ये सारे विषय अभी विचाराधीन है। तो यहाँ पर राजनीतिक एंगल कहाँ आ जा रहा है, यह बात समझ से परे है। एक बिंदु आपने भी स्पष्ट किया है कि जनवरी 2013 में यह मामला हुआ, 1.5 साल उनकी सरकार रही। उस बीच में आपने क्या प्रभावी कार्रवाई की, ये अभी ये कहीं नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं। और जब सिब्बल साहब तो इतने बड़े लॉयर होकर कोर्ट की टिप्पणी को राजनीतिक नजरिए से देखने का प्रयास कर रहे हैं, यह भी अपने आप में थोड़ा सा बहुत ही अटपटा और हास्यास्पद सा लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस विषय को सही ढंग से तथ्यों के आधार पर नहीं दे पा रही। दूसरा, प्राइमा फेसी जो तथ्य नजर आ रहे हैं कि तीन एंटिटीज हैं, एजेएल है, कांग्रेस पार्टी और यंग इंडिया है। तीनों में लोग कॉमन है। आपको कभी ऐसा लगता है, ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति ने लिया, उसी व्यक्ति ने दूसरे कैपेसिटी में कर्जा माफ किया और तीसरी कैपेसिटी में उसी व्यक्ति ने सारी संपत्ति का मालिकान हक एक प्रकार से दे दिया। इस प्रक्रिया में कहावत है, इस प्रक्रिया में अंधा बाटे रेवड़ी मुड़मुड़ अपने को, वो कहावत तो छोड़ ये दीजिए, बिल्कुल हर कहावत का अलग रहा है इस पूरे प्रकरण में। मैं सुधांशु जी मैं चाहता हूं कि दर्शक भी समझ सकें आपके आरोपों के जरिए कि चार्ज क्या है। मतलब वो ठीक है कि इन्होंने एक कंपनी बनाई, दूसरी कंपनी को टेक ओवर किया, ऐसा चलता रहता है। कहां पे इन्होंने कानूनी अपराध किया या ये सिर्फ नैतिक अपराध का मामला? एक सवाल तो पूछे ताकि वो संजय निरुपम जब जवाब दें तो दर्शक ये समझ सकें कि कांग्रेस ने ये गड़बड़ी की है और इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। देखिए, जैसे एक उन्होंने तकनीकी आधार होता और एक होता लेटर, एक होता स्पिरिट। तकनीकी आधार पे कपिल सिब्बल जी ने कहा कि नहीं, कोई भी राजनीतिक दल किसी भी प्रकार से खर्च कर सकता, तो अगर उसने कंपनी में भी ले लिया तो कोई बात नहीं। अब अगर आप भाव में देखें, स्पिरिट में देखें, तो कल के दिन राजनीतिक पार्टियां क्या कंपनियों के शेयर्स खरीदना शुरू कर देंगी? क्या यह बात लोकतंत्र की भावना और राजनीतिक मूल भावना के अनुसार है? इसलिए ये तो कुछ वैसी बात हुई जैसे आप याद करिए शिबू सोरेन का जेएमएम ब्राइबरी केस हुआ था, जिसमें प्रूवन था कि उन सांसदों ने पैसा लिया, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद के अंदर विश्वास मत के दौरान किसी सांसद के कृत्य को जुडिशियल स्क्रूटनी का विषय नहीं बनाया जा सकता। तकनीकी दृष्टि से सही है, पर क्या वो नैतिक दृष्टि से सही था? सही है, ठीक है। इसलिए कांग्रेस को टेक्निकल, पॉलिटिकल और मॉरल तीनों विषयों पे इसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है, संजय जी अब जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले रवीश मैं ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी लोन एजेएल को दिया और उसके बाद यंग इंडिया ने जो शेयर्स खरीदे एजेएल के, ये कहीं से छुपी हुई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने स्वयं 2010 में इलेक्शन कमीशन को जब अपना एफिडेविट दिया तभी सब कुछ बताया। जो पूरे बीजेपी के लोग और स्वामी जी जो कह रहे कि संदिग्ध कारोबार है, ये संदिग्ध नहीं है, पार्टी ने स्वयं बताया। स्वामी जी गए थे इलेक्शन कमीशन में, वहां से इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि भाई आपकी बातों में कोई दम नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं। अभी त्रिवेदी जी ने कहा कि ये कहां का नैतिकता और न्याय है, ये क्या ऑन रिकॉर्ड पॉलिटिकल पार्टी किसी कंपनी का शेयर खरीदे या कंपनी में पैसा डाले? संजय, इससे पहले मेरा एक सवाल, क्या ये इलेक्शन कमीशन ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इसके उसके नजर में चुनाव आयोग के अनुसार ये कोई मामला नहीं बनता है, या आप यूं ही सरसरी तौर पे कह रहे? बिल्कुल बिल्कुल, जब इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने, तब इलेक्शन कमीशन ने उनको जवाब दिया था। वो जवाब की कॉपी कांग्रेस पार्टी के पास है। एक दूसरी बात, अभी त्रिवेदी जी ने कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रॉफिट कमाने के लिए किसी कंपनी में कैसे इन्वेस्ट कर सकती है। त्रिवेदी जी को बताना चाहूंगा कि इनकी पार्टी बीजेपी एक म्यूचुअल फंड में, जिस म्यूचुअल फंड का नाम है कैमस्टार, उसमें पैसा डाला और बाकायदे अपने बुक्स में बताया कि हमको इतना प्रॉफिट हुआ इस म्यूचुअल फंड से। दूसरी बात, इनकी पार्टी ने खुद अपने माउथपीस में पैसा डाला और जब माउथपीस में लॉस हुआ तो इनकी पार्टी ने अपने बुक्स में बताया कि इस माउथपीस का लॉस बीजेपी का लॉस है। मतलब इस देश में पॉलिटिकल पार्टियां अपने माउथपीस को, अपने मुखपत्र को चलाने के लिए पैसे डालती रहती हैं।
तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यंग इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो कंपनी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। अगर आप कहते हैं कि एजेएल की सारी प्रॉपर्टी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी यंग इंडिया के पास आ गया तो उसका कोई लाभ उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सेक्शन 25 के तहत रजिस्टर्ड कंपनी है और उसके तहत चैरिटी में ही इसका इस्तेमाल होगा। मतलब आप जो कह रहे हैं कि कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, कोई लाभ कमाने की कोशिश हुई है, ये सरासर बकवास है। आखिरी बात, श्रीमान स्वामी जी पे बाद में एक लत सी लगी हुई है, ठीक है, गांधी परिवार के खिलाफ हाँ। इस तरह के मुकदमा करते रहते हैं। 99 में उतारी हुई करते के खिलाफ क्या मुकदमा किया आप सबको मालूम है, हाँ। बाद में उनके मुंह पे खुद तमाचा पड़ा। ठीक है तुलसी साहब, नहीं ठीक है तुलसी साहब, मेरा एक सवाल आपसे है कि जो अभी संजय कह रहे थे और बाद में रविशंकर प्रसाद, वित्त मंत्री अरुण जेटली या निर्मला सीतारमण, इन लोगों ने जो भी बातें कही उसमें एक बात, ये मेरा एक सवाल बनता है कि जब यंग इंडियन कंपनी बनाई जाती है, इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर वो एजीएल के तहत सारी संपत्ति उसकी है और वो ये कंपनी बनाई गई और कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि ये बनाई गई है जो नई कंपनी और जिसने एजीएल के करोड़ों रुपए की संपत्ति को टेक ओवर किया है, एक मैं जानना चाहता हूं कि उसके पास ये 2000 करोड़ की संपत्ति है, इसका कोई एजम्पशन वाला असेसमेंट है धारणा के आधार पर या बाजार मूल्य पे इसका कोई असेसमेंट किया गया है? ये आप ऑब्जेक्टिवली बता दीजिएगा। हालांकि आप सत्ता पक्ष के नहीं, आप विरोधी पक्ष से समझे जाते हैं। दूसरा ये कि ये यंग इंडियन बनाई गई, इसमें एक इंटेंशन को लेकर डाउट किया गया। कोर्ट ने कहा है कि बनाने वालों का हम कंडक्ट चेक करना चाहते हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कोर एलिगेशन है, हाँ। मैं वकील नहीं हूं इस केस में, ठीक है, मगर जो भी डॉक्यूमेंट्स मीडिया में अवेलेबल हैं, हाँ। पब्लिक नॉलेज हैं, और उसके बिना के ऊपर कह रहा हूं कि जो कोर एलिगेशन है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का, उनकी प्राइवेट कंप्लेंट है, उसमें यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को चीट किया गया। सेक्शन 39 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जो ये कहता है कि चीटिंग, मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह जो इल्जाम हैं, जो जुर्म हैं, उनको सिर्फ जिसको नुकसान हुआ हो, जिसने प्रॉपर्टी खोई हो, वही कर सकता है केस फाइल, दूसरा आदमी कोई नहीं कर सकता। दूसरा मैं पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि मैं मान लेता हूं कि जो भी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है वो सही है, मगर उसमें ये नहीं कहा कि किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान ने, कांग्रेस पार्टी के किसी लोग ने भी एक पैसा भी फायदा उठाया है इसके ट्रांसफर होने के बाद। वो कहते हैं कि अब उठा सकते हैं, तो would liquidate the asset, they can in the future liquidate the asset। सो इसका मतलब ये है कि इवन सुब्रमण्यम स्वामी साहब के हिसाब से भी कोई जुर्म हुआ नहीं है अभी तक। आशंका है, एक दो सवाल का जवाब, मुझे दो सवाल भविष्य में ऐसा कोई जुर्म हो जाए भी पूछना चाहते तो मेरे दो सवाल, मैं नहीं समझता हूँ। मेरे दो सवाल हैं आपसे कि ये जो सेक्शन 25 का जो आपने हवाला दिया, क्या इसके तहत ये जो यंग इंडियन कंपनी है वो नेशनल हेराल्ड की कोई संपत्ति बेच नहीं सकती है, लेकिन एक मामला आता है कि वो किराया उठा रही नहीं बेच सकती, ठीक है। दूसरा ये जो आपने सुब्रमण्यम स्वामी का कहा कि इसमें जो चीट होता है वही केस दायर करता है, हो सकता है स्वामी जी की आस्था कांग्रेस में रही हो तो वो एक दूसरे तरीके से चीट हुए हों, लेकिन अब ये सवाल, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोर्ट ने इसको एडमिट किया है, तो इस उदाहरण को देने का कोई मतलब नहीं है। इससे जो दर्शक हैं ये आप समझ नहीं पा रहे कि ये बात ठीक है, हम सुब्रमण्यम स्वामी को अच्छा और खराब कहने में समय बिता सकते हैं, लेकिन इस बात का यहाँ इससे वो लोकस स्टैंडाई उनका है कि नहीं है ये साबित तो नहीं होता है ना इससे। जी नहीं, मैं कह सकता हूं, मैं एक आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो हैं वो एक ऐसे केस में जो उन्होंने फाइल किया था 2G केस में, उसका हवाला देकर कहते हैं कि मेरा लोकस स्टैंडाई है, मगर वो थी पब्लिक मनी का सवाल, वो लॉस टू द एक्सचेकर का सवाल था। जो प्राइवेट एंटिटी है ये पब्लिक मनी तो नहीं, तो कांग्रेस पार्टी को बोलते हैं कि चीट हो गई।
कांग्रेस पार्टी तो नहीं कहती कि हम चीट हो गए। तो इसलिए वो जो हवाला दिया डॉक्टर स्वामी ने, वो मेरे हिसाब से सही नहीं। ठीक है विक्रम राव जी, हम 1 मिनट में और आते हैं आपके पास। सुधांशु जी, मेरा आपसे सवाल है कि अभी जो संजय ने कहा कि आपकी पार्टी ने भी मुखपत्र में पैसा डाला, नुकसान हुआ तो चुनाव आयोग को भी बताया कि हमने डाला और नुकसान किया। आपने शुरू में कहा कि कोई प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी के साथ प्राइवेट निकल ही जाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसा बाजार में निवेश नहीं कर सकती है। लेकिन संजय ने उदाहरण दिया कि आपकी ही पार्टी ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया और उसका मुनाफा बताया। एक तो आपको कम से कम अपने समर्थकों को बताना चाहिए ताकि वो भी निवेश कर लेते उस म्यूचुअल फंड में, उनको फायदा होता है। इसलिए आपने अपने समर्थकों के साथ बहुत गलत काम किया, लेकिन फिर भी इसका 2 का जवाब दे दीजिए और थोड़ा और शार्प सवाल आए तो मजा है जरा सा कि कहाँ ये आपने बहुत सही बात जी। संजय निरुपम जी ने कहा एक तो पार्टी के मुखपत्र कमल ज्योति, तो पार्टी का मुखपत्र है, उसका तो हम किसी भी प्रकार का लाभ हानि का संवरण करेंगे जो बिल्कुल ऑफिशियली माना जाता है पार्टी का स्पोक्स। और नेशनल हेराल्ड क्या है? दूसरी बात जो आपने कहा म्यूचुअल फंड में, ये बताइए, यहाँ विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति क्या उसका मालिकाना हक पाता है? क्या बीजेपी का मुखपत्र है? शेयर में मालिकाना हक पाता है। यानी आप अगर आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर बनते हैं तो उस अनुपात में आप उसके मालिक हो जाते हैं, यानी उसकी लाभ हानि का ही नहीं, आप एक प्रकार से उसका जो कुछ भी होगा उसके लाभार्थी होंगे। म्यूचुअल फंड क्या है? लाइक फिक्स डिपॉजिट, लाइक बॉन्ड। नहीं, यहाँ आपकी दूसरी पॉइंट और आपको निश्चित लाभ के साथ पैसा वापस मिल जाए। दूसरी बात फिर संजय से मैं जवाब मांगूंगा, लेकिन यहाँ आप गलत साबित हुए जब आपने कहा कि कोई पार्टी बाजार में या कहीं जाके निवेश कैसे कर सकती है। कोई पार्टी कंपनियों में निवेश करती है, मैंने कंपनी शब्द कहा, आप रिवाइंड करके तो कंपनी म्यूचुअल फंड हो गया, निवेश यहाँ मतलब है ना, कहाँ निवेश करते हैं ये कोई अलग बात है। आपने निवेश किया मुनाफा कमाने के लिए। कंपनियां व्यापार करती हैं, निवेश करने वाला व्यक्ति उसमें मालिकाना हक पा लेता है। 76% आपका पॉइंट सही है संजय, आप कंपनी के मालिक हो। संजय चलिए ये पॉइंट सही है कि ये 2000 करोड़ नेशनल हेराल्ड का शेयर है। सुनिए सुधांशु का ये कहना, सुनिए तुलसी जी ने जो बात कही, ये 2000 करोड़ की जो संपत्तियां हैं ये सरकार के द्वारा रियायती दर पर दी गई जमीनों पे है भाई, तो इसका पब्लिक से कंसर्न कैसे नहीं है? ये पब्लिक की प्रॉपर्टी थी जो रियायती दरों पर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को दी जाती है। ये कोई नितांत व्यक्तिगत तो फिर आप इसको एजीएल में कैसे जोड़ रहे हैं? नहीं एक्वायर की है। सुधांशु, मेरा एक सवाल है, मार्केट रेट पे खरीद के किया है, दिस इज नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सुधांशु जी, मेरा एक सवाल है कि देखिए सरकारें आप लोगों को मुख्यालय बनाने के लिए, एक सेकंड समझा रहा हूं, आप लोगों को मुख्यालय बनाने के लिए बहुत सी जमीनें देती है सस्ते दरों पे, ठीक है। अब उन सब दरों को अचानक आप उसका जो मूल्यांकन करते हैं, दाम लगाते हैं, वो पार्टी के खाते में जोड़ दिया जाए, तो आप खुद ही कह रहे हैं कि वो सरकार की जमीन है, तो वो 2000 करोड़ की संपत्ति कैसी होगी? तो सरकार अपनी जमीन ले ले। क्या सरकार एजीएल से अपनी जमीन ले सकती है? जब तक ले लेना चाहिए। वह संपत्ति प्रॉपर्टी पार्टी की है, तो वो किसी को किराए पे नहीं उठा सकती, आपको पता होगा। यहाँ तो किराए पे उठा रखा है, यानी आप उससे संजय ये 2 बातों का जवाब दीजिए, लाइक ए पर्सनल ओनर। ठीक है संजय, इन 2 बातों का जवाब दीजिए जो सुधांशु ने कहा। रवीश जी, सबसे पहली बात यह है कि सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपना फंड किसी चैरिटी में डाला तो वो एक गुनाह हो गया, और बीजेपी ने अपना फंड म्यूचुअल फंड में डाल के जो पैसा कमाया तो वो बहुत बड़ा पुण्य का काम हो गया। मुझे ये दोहरा मापदंड और मानदंड समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात ये है, हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान में एक मिनट क्लियर कर लो, एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए। पूरे हिंदुस्तान में तमाम, एक मिनट पूरी बात हो जाने नहीं, एक सेकंड रुकिए, आप उसी बात में ये बात पूरी कीजिएगा कि सुधांशु का आरोप क्या है कि उस शेयर का जो भी लाभांश है उसका मालिकाना हक है गांधी परिवार के पास, और जो 5 और लोग हैं उसमें उनके पास मालिकाना है, वो उस शेयर के मालिक हैं, जबकि बीजेपी ने जो निवेश किया मुनाफे के लिए वो पार्टी के खाते में गया हो। ऐसा है रवीश जी, मैंने पहले भी कहा कि यंग इंडिया कंपनी सेक्शन 25 के तहत एक रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटी संस्था है, और चैरिटी संस्था का कोई मालिक नहीं होता, उसको कोई डिविडेंड नहीं मिलता, उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, वो किसी भी प्रॉपर्टी को बेच करके कुछ पैसा कमा नहीं सकता, वो सैलरी नहीं ले सकता, वो टीए नहीं ले सकता। तो भारतीय जनता पार्टी एक महज एक पागलपन सा दिखा
रही है कि साहब यंग इंडिया कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सोनिया जी, राहुल जी, ऑस्कर साहब और सैम पित्रोदा और मोतीलाल जी, ये इससे बहुत लाभ कमाने वाले हैं। एक पैसे का लाभ नहीं कमा सकते, इस देश का कानून कहता है, और कोई लाभ कमाने की मंशा भी नहीं रखता। हाँ, अभी एजेएल के अंदर जो पूरा लॉस था और नेहरू जी के द्वारा शुरू किया हुआ अखबार और उस अखबार से जुड़ी जो भावनाएं थी, उन भावनाओं के तहत उस अखबार को, उस संस्था को रिवाइव करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक कदम बढ़ाया है, और कांग्रेस पार्टी अपने मुखपत्र को बचाएगी, न कि आरएसएस और बीजेपी के मुखपत्र को बचाएगी। आरएसएस और बीजेपी का मुखपत्र अगर लॉस मेकिंग है तो उसको बचाने की जवाबदारी उनकी है, वैसे ही मेरी जवाबदारी, कांग्रेस पार्टी की जवाबदारी बनती है कि हम अपने मुखपत्र को बचाएं। तो हमने अपने मुखपत्र और जिसका एक ऐतिहासिक परंपरा रही है, उस परंपरा को बचाने का प्रयास किया है, और इस प्रयास में कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं। आखिरी बात बताता हूं, आखिरी बात रवीश, आखिरी बात कि जो क्रिमिनलिटी की बात होती है, जब कोई व्यक्ति, कोई संस्था क्रिमिनलिटी की बात करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके पास होता है। आज स्वामी जी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, न कि हम कांग्रेस पार्टी या सोनिया जी या राहुल जी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आना चाहिए। ठीक है, वो तो अदालत है। विक्रम राव जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप बता सकते हैं कि क्या वो सवाल जो बीजेपी को पूछना चाहिए था वो बीजेपी ने नहीं पूछा, या वो जवाब जो संजय निरुपम ने दिया उससे कई और सवाल ढक गए? थोड़ा सा हम चाहते हैं कि पॉइंट पर आप बताएं। मुझे मंशा में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, उनका नेशनल हेराल्ड चलाएं या बेच दें, उससे मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। क्रिमिनल काम इन लोगों ने क्या किया है ये बताइए। हाँ रवि जी, बहुत देर बाद मौका दिया आपने। हाँ, देर से मौका मिलेगा, ठीक है, आप बताइए जी। मैं घायल हूँ, मैं जानता हूँ दर्द क्या है। अच्छा, ये जो यंग इंडिया कंपनी बनी है जिसकी चर्चा हो रही है पिछले महीने भर से, हाँ, ये छोटी सी कड़ी उस लंबी श्रृंखला में, हाँ, जो 45 साल से बन रही थी, और नेहरू गांधी परिवार ने एसोसिएटेड जर्नल को इस्तेमाल किया है, हाँ, विशाल संपत्ति बनाने में। केवल 90 करोड़ का मसला नहीं है। कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से बंबई के बांद्रा में, भोपाल में, कदमकुआं पटना में, लखनऊ में अथाह संपत्ति जमा की है, कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से सस्ते दाम पे महंगी जमीन लेकर। इसके बारे में कोई सरकार नहीं करती है। मोदी सरकार भी गैर कांग्रेसी सरकारों की भांति एक क्लीव पुंसतहीन निकली है, जो एसोसिएटेड जर्नल्स को होली कौ, पवित्र गाय समझती है, छूना मुश्किल है। जब आप बाकी लोगों को दंडित करते हैं तो एक राजनीतिक परिवार सत्ता का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके अथाह संपत्ति बना रहा है। विक्रम जी, ज्यादा बड़ा मुद्रा केस में। ठीक है, तो विक्रम जी, बात सही है कि क्यों नहीं कर पाइए। हाँ, नहीं, आप पॉइंट बताइए ना। वो ठीक है कि कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने जमीन दिया या संपत्ति दी, तो क्या हमेशा के लिए दे दी या सरकार उसे कभी वापस ले सकती है? मेरा एक सवाल जो सुधांशु जी से मैंने पूछा था। सरकार वापस ले सकती है। हाँ, जो गैर कांग्रेसी सरकार ने अपने डर और घबराहट के मारे नहीं ली, मोदी को मिलाकर। डरते हैं सब लोग। आप मुझे एक बात, आप ये सोचिए रवीश भाई, मैं एक उदाहरण आपको दूं। हाँ, अगर यही आज संसद को पंगु बनाया गया, गूंगा बनाया गया, इसके माने यादव सिंह के समर्थक जो पार्टियां बैठी है लोकसभा में, वो भी लोकसभा को पंगु बना दे, क्योंकि यहाँ सीबीआई जांच हो रही है। ठीक है, तो क्या फर्क रह गया नेशनल हेराल्ड में और यादव सिंह के मसले में? ठीक है, मुझे देखिए, मैं राजनीतिक बात नहीं कीजिए, मेरे दर्शकों को आप इतना बता दीजिए कि यंग इंडिया कंपनी बनाई गई। माफ करिएगा, यादव सिंह का घोटाला अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला, और उसको कम से कम कांग्रेस पार्टी और हेराल्ड केस से कंपेयर न करें। जो भी विक्रम जी, बोल रहे हैं, थोड़ा विक्रम जी देखिए, आपके बात से भी ना हमारे दर्शकों को ये बात समझ में नहीं आई कि आपराधिक मामला क्या है। आप वो बताइए ना कि जो यंग इंडियन कंपनी बनाई गई और एजीएल बनाई गई, कांग्रेस जो सफाई दे रही है उसमें झोल क्या है? वो छोड़िए बीजेपी ने क्या नहीं किया या कांग्रेस ने क्या नहीं किया, आप वो टेक्निकल बात तो बताइए ना कि यहाँ क्रिमिनल काम कांग्रेस ने क्या किया है। रवीश भाई, ये एक आर्थिक अपराध है। एक कंपनी बना के एक विशाल संपत्ति के मालिक कंपनी को हासिल करना, इससे बढ़ के कोई आर्थिक अपराध हो सकता है? किस कानून के तहत? देखिए, टेक ओवर होता है, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, आगे और जानने का प्रयास कर लूंगा, लेकिन ये बताइए किस कानून के तहत ये अपराध है? क्यों पैसों के हिसाब से दीजिए आप, कितना निवेश हुआ और संपत्ति कितनी मिली, ये तो कोई साधारण विद्यार्थी बता देगा आपको। एकदम राव जी, देखिए, पैसे का हिसाब आप समझा नहीं पा रहे। देखिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप साफ साफ कहिए ना कि इस कानून को तोड़ा है, इस कानून में उन्होंने देश और कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया है। क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, इससे बात तो
ये तो जनरल बात है कि उनको मैं कह दूं कि उनकी पार्टी ठीक से चलानी चाहिए। कंपनी लॉ का जी। वायलेशन है, इन्वेस्टमेंट रूल का वायलेशन है। कौन सा रूल? कौन सा रूल का वायलेशन? इंटेंट है प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए। देखिए, मैं पत्रकार हूँ, वकील तो हूँ नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इससे जुड़े रहे हैं, फिर भी एक और दूसरी बात, हाँ। एक आदर्श था 1938 में नेहरू ने जो चलाया था, वो ठीक है, वो आदर्श तो अब ना नेहरू जी का, नेहरू जी है ना उनकी कांग्रेस है वैसी है वो। हाँ, और जितना शोषण हुआ पत्रकारों का, संजीवियों का, अखबार ये बात आपने सही उठाई। नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मामला मजीठिया कानून को भी लागू करवा देगा, यूपी से लेकर बिहार और पूरे चारों तरफ। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये लड़ाई उस पर जाए। हाँ, ठीक है। अब सुधांशु जी, अब आपका सवाल बताइए। देखिए, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ, ये अदालत नहीं हो सकता अदालत दोषी ठहरा दे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जेल भेज दे, लेकिन मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि बात क्या है इसमें। अगर कोई कंपनी बनाई गई, उसका टेक ओवर किया गया, इसको हम मंशा के आधार पर कह दें कि गलत हुआ, हो सकता है कि गलत हो नैतिकता के आधार पर, लेकिन बात अगर कानून के नजरिए से भी समझाई जाए तो थोड़ा और मजा आ जाए कि क्या गलती की है इन लोगों ने ये बना के। जैसे मैं ये सवाल पूछता हूं कि एजेएल के ऊपर एक यंग इंडिया बनाने की जरूरत ही क्या थी, जब दोनों में एक ही प्रकार के लोग दोनों का संचालन कर रहे थे, गवर्निंग बॉडी में दोनों में एक ही तरह के लोग हैं, तो एक अलग कंपनी बनाने की क्या जरूरत है? सुधांशु जी, बिल्कुल आपने वाजिब सवाल पूछा है रवि जी। देखिए, अगर एजेएल के ऊपर 90 करोड़ का कर्जा था, तो वो कर्जा जितना, यदि ईमानदारी से मदद करना चाहती थी कांग्रेस पार्टी, उनकी सरकार थी, सरकारी संस्थानों और वित्तीय संस्थानों के ऊपर जो कर्जे होते हैं उनको अप्रोप्रिएट करने का अधिकार उनके पास होता है। सरकार चाहे तो दिए गए कर्जों को तमाम मौकों पे माफ भी करती है। ठीक, सरकार उन कर्जों को माफ करवा देती, वो चीज अनैतिक नजर नहीं आती। एजेएल कर्ज मुक्त हो जाता, या वो अपनी कुछ संपत्ति को बेचकर कर्ज मुक्त हो जाता। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए, यंग इंडिया बनी। आज मैं पूछना चाहता हूं, विशेषज्ञ लोग बैठे हैं जिसमें 76% हिस्सेदारी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी की, 12% ऑस्कर फर्नांडीज और मोतीलाल नेहरू। यदि यह कंपनी डिसमेंटल होती है, विघटित होती है, तो उसकी सारी परिसंपत्तियां शेयर धारकों को उसी अनुपात में निजी संपत्ति हो जाएंगी या नहीं? हाँ या नहीं में उत्तर तुलसी साहब, यानी आपने एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा वाया मीडिया बना लिया कि वह प्रॉपर्टी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाए। ये कुछ वैसा ही हो गया जैसे पुराने जमाने में सूदखोर साहूकार किसी व्यक्ति के कर्ज का फायदा उठाकर उसकी संपत्ति हड़प कर अपनी निजी संपत्ति बना लेते थे। इसलिए हमें यह शक हो रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि क्या यंग इंडिया एजेएल को, देखिए अभी अभिषेक मनु सिंघवी अब विज्ञान के शो में बोल रहे थे कि एजेएल जो कंपनी है वो उसके पास ही ये संपत्ति है, तो यंग इंडिया क्यों बनाई गई, और क्या यंग इंडिया के पास ऐसे कोई अधिकार हैं कि जो भविष्य में इन संपत्तियों को बेच सकती है? ऐसा कोई कानूनी प्रोविजन उसके पास है? नहीं, मेरा कहना है यदि विघटित हुई कंपनी तो वो उसके जो शेयर होल्डर्स मालिक हो जाएंगे। ठीक है, तुलसी जी बोलेंगे। जी तुलसी जी, फिर संजय बोलेंगे। हाँ, जो सेक्शन 25 की कंपनी होती है, हाँ, उसमें किसी शेयर होल्डर या ऑफिस बेरर को जायदाद बेचने का अधिकार नहीं होता। अगर वाइंड अप होती है ये कंपनी, तब भी कोई इनमें से जायदाद में एक पैसा भी नहीं ले सकता। जो वाइंड अप होती है, पहले जो क्रेडिटर्स हैं उनका निपटारा होगा और उसके बाद ये सरकार को जाएगी। मगर जो सेक्शन 25 की कंपनी जब बनाई जाती है तो एक ट्रस्टी होता है। ठीक है, तो अगर ट्रस्ट वाइंड अप होता है तो ट्रस्टी पैसा घर नहीं ले जा सकते। कोई ट्रस्टी ना बेच सकता है, ना उसको डिसोल्यूशन के बाद अप्रोप्रिएट कर सकता है। ये सरकार को चली जाती है सारी संपत्ति। संजय जी, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल हवाई किला बनाया गया है। पर एक बात संजय जी समझ में नहीं आती, किया गया, एक नई कंपनी को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? दोनों में एक ही तरह के शेयर धारक हैं। जी, सबसे पहले त्रिवेदी जी ने कहा कि एजेएल के ऊपर जो कर्जा था, हाँ, वो कर्जा कांग्रेस पार्टी चुकाए, इससे बढ़िया वो इनकी सरकार थी तो सरकार माफ कर देती। ये तो बड़ा अजीबोगरीब सुझाव है। मैं अपना कर्जा माफ कराने के लिए सरकारी पैसा खर्चा कराऊं, सरकार का मैं एहसान दूं, और उसके बजाय मैं अपना पैसा, अपनी पार्टी का पैसा डाल के कर्ज को राइट ऑफ कर रहा हूं, ये गुनाह हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है त्रिवेदी जी का ये तर्क बहुत ही गलत है। दूसरी बात, हाँ, एजेएल एक लिमिटेड कंपनी थी और यंग इंडिया एक ट्रस्ट है, एक चैरिटी संस्था है।
हाँ। चैरिटी संस्था कभी भी अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती, उसका लाभ नहीं कमा सकती, जबकि लिमिटेड कंपनी उस संस्था उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है, लाभ भी कमा सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी भावना से कांग्रेस पार्टी ने एजेएल की प्रॉपर्टी को एक चैरिटी का हिस्सा बना करके उसको बिकने, बिखरने और आगे जाके कोई भी इसका प्रॉफिट कमाए उससे बचाने की व्यवस्था की है। एक ब्रेक लेना पड़ेगा। मुझे लगता है संजय जी और सुधांशु जी आप दोनों रहेंगे। आदर्श ठीक है, आदर्श जिस आदर्श के साथ नेशनल हेराल्ड की स्थापना हुई उसी आदर्श की रक्षा करते हुए सोनिया जी ने एक अब आदर्श आप ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं संजय भाई। अब हमारे साथ संजय और सुधांशु हैं, सिर्फ दो ही लोग हैं। तो संजय जी, मेरा आपसे एक सवाल रह गया था कि ये जो लाखों रुपया किराया आ रहा है, वो किराया किसके खर्चे में जा रहा है और किस उद्देश्य के लिए जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि मामला ये कोर्ट में, ये किसी को भी बात समझ में आती है कि कोर्ट ने ऐसा कहा है तभी ये मामला आया, इसमें सरकार का कोई रोल कैसे हो सकता है। 6 अगस्त 2014 को पहली बार आपको स्टे मिला था कि ठीक है सोनिया गांधी और राहुल गांधी हाजिर नहीं होंगे। 6 अगस्त 2014 से लेकर 7 दिसंबर 2015 तक, है ना, वो आपका स्टे रहता है और स्टे हटता है। तब तो आपको जब स्टे लगा था तब तो आपने सरकार की अदालत से ही लगा था ना, तब तो आपने हंगामा नहीं किया था। तो अब अदालत की कार्रवाई को आप संसद में ले आकर क्यों घसीट रहे हैं? ये दो सवाल का आप जवाब दे दीजिए। रविश, आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देता हूं और पहले सवाल का जवाब बाद में दूंगा। आपने कहा कि हमको ये जब अदालत की जो कार्रवाई चल रही है उसमें सरकार के ऊपर शक क्यों हो रहा है। आपने अपने प्रारंभिक टिप्पणी में बहुत साफ साफ कहा था कि अगस्त महीने में इसी साल ईडी ने क्लीन चिट दिया और बोला कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है, जो भी नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ जो ट्रांजैक्शन है। उसके तुरंत बाद राजन कटोच को हटा दिया जाता है। उसके बाद एक नए ईडी के डायरेक्टर आते हैं और शायद इसी पर्पज से इसी क्या मैंडेट के साथ उनको अपॉइंट किया गया था और वो आते हैं फिर से केस। लेकिन तब तो आपने इतना हंगामा नहीं किया था, तब तो आपने इतना हंगामा नहीं किया। ये पहली पर संजय, अगर तभी आप हंगामा करते तो एक केस भी बनता कि ठीक है आप राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, पर ईडी ने केस बंद किया, ईडी ने केस खोल दिया, ठीक है, नए डायरेक्टर आ गए, तब तो आप लोगों ने इतना हंगामा नहीं किया। ठीक, कोर्ट का ये मामला है, कोर्ट के मामले को लेकर सरकार को आप राजनीतिक रूप से बाहर चाहे जितनी आलोचना करनी है कीजिए, लेकिन संसद का काम नहीं चले, बिना नोटिस दिए आप हंगामा करें, बात समझ में नहीं आती है सर। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि जब अगस्त और सितंबर महीने में ये सब हुआ था तब पार्लियामेंट नहीं चल रहा था, वरना तब भी हम पार्लियामेंट में इस विषय को रखते। लेकिन हमने अपने स्पोक्सपर्सन के जरिए इस विषय के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के और सरकार की जो दुराग्रह है, सरकार की जो दुर्भावनाएं हैं, उन दुर्भावनाओं को हाईलाइट किया था और बताया था कि कैसे सरकार जानबूझकर एक पॉलिटिकल वेंडेटा ले रही है। आज संयोग ऐसा है कि पार्लियामेंट चल रहा है और जो पार्लियामेंट क्या है, देश की तमाम गतिविधियों का एक रिफ्लेक्शन होता है वहां पे। अगर आज कोर्ट का ये ऑर्डर आता और जिसमें साफ साफ दिखता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के एक स्टूज टाइप के हैं, बीजेपी के इशारे पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे सुब्रमण्यम स्वामी के केस की बदौलत बीजेपी जानबूझ के हमारे नेताओं को अगर हरास कर रही है, एक पॉलिटिकल वेंडेटा चला रही है, तो ये विषय पार्लियामेंट में आएगा। अब परमिशन लेके ये मुझे लगता है कि संसदीय जनतंत्र में इतनी आजादी रहती है। आपको आजादी लीजिए, लेकिन इस तरह से मत कीजिए कि लगे कि संसद ही ना चले। सुधांशु जी, एक सवाल है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार ब्रिटिश नागरिकता का सवाल उठाया, पता नहीं उस पर आपकी सरकार ने कोई जांच बिठाई है या नहीं बिठाई है, लेकिन उनकी इस अदालती सक्रियता की वजह से आपको भी फंसना पड़ता है। तो ये बात सही है कि अदालत का फैसला था, इसमें आपकी सरकार की कोई गलती नहीं होगी, नहीं है, और ये संसद को रोका जा रहा, पर आपको नहीं लगता कि जिस विपक्ष के साथ अभी आपको अन्य मुद्दों पर सहयोग लेना है, कम से कम इस तरह के राजनीतिक टकराव की स्थिति को टालने की जवाबदेही, जिम्मेदारी आप पर भी आती है? देखिए, यदि सरकारी एजेंसी ने कोई निर्णय लिया होता और वह निर्णय पलट दिया होता, जैसे 2G घोटाले में सपा बसपा ने जब पीएससी की रिपोर्ट पलटी थी तो दोनों के केसेस सीबीआई से कमजोर तुरंत विड्रॉ होने लगे थे, तब ये आरोप लगा सकते थे हम पे। निर्णय तो कोर्ट का है। अब मैं इनसे एक ही साफ पूछता हूं, कोई सरकारी एजेंसी की विश्वसनीयता अधिक मानते हैं या उच्च न्यायालय की? स्पष्ट जवाब दे दें, उसके बाद जो प्रतिक्रिया देनी हो दे। मूल प्रश्न रवि जी जानते क्या है? राजनीतिक बात यह है कि अगर इन्होंने उस कंपनी में भी ये कहा होता कि कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस उपाध्यक्ष, कांग्रेस कोषाध्यक्ष रहेंगे, तो शायद
कुछ और तरीका नजर आता, कुछ और तस्वीर नजर आती। यहां तो व्यक्ति नजर आ रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस को विपक्ष में रहने की आदत नहीं, तो विपक्ष में यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की चीज आती है तो उसका जवाब किस परिपक्वता से देना चाहिए, वो कांग्रेस को अभी सीखने की वो जरूरत है। कहते हैं आपको सरकार में रहने की आदत नहीं है, आप इनको कहते हैं विपक्ष में रहने की आदत नहीं है। मुझे लगता है कि आप दोनों मिलकर अपनी आदतों का अदल बदल कर लीजिए। अब देखिए रवि जी, आपने अभी अपने कार्यक्रम की शुरुआत में जब प्रतिशोध का वेंडेटा की व्याख्या की थी तो आपने कहा था कि अगर किसी ने किसी के ऊपर कोई जुल्म किया हो तो उसके प्रतिशोध में किया गया कार्य। मैं इसको नहीं मान रहा हूं, पर ये पूछ लीजिए, अरे भाई गांधी परिवार कहाँ शिकार रहा है? 56 साल तो सीधे सत्ता में रहा है, 61 साल सत्ता की चाबी आपके हाथ में रही है। अब रोकना पड़ेगा। हम लोग रहे हैं मेरी बात सुन, तो हमें बहुत अनुभव है इस बात। सुधांशु जी रुक जाइए, कट जाता है कई बार ऐसा। हमारे निर्देशक डायरेक्टर उनकी क्रूरता बर्दाश्त करनी